अगर उस बच्चे को छोटे में ही एक टीचर बिल्कुल अच्छे से बता दे कि उसे क्या करना चाहिए, क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, और उसे सही दिशा दे दे, अगर शुरुआत में जो एक छोटे बच्चे को, तो सर जो बड़े में इंजीनियर बनते हैं फिर वो करप्ट हो जाते हैं, रिश्वत देने लगते हैं। सर हम 25 साल के इंसान को एथिक्स का पेपर यूपीएससी में पढ़ाते हैं, फिर उसको रटवाते हैं कि व्हाट इज सिंपैथी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। एक 5 साल के बच्चे को सिखाएंगे सर तो वो थोड़ा इजी होगा। बहुत अच्छी इसलिए बात। सर कोई नेचर के साथ छेड़छाड़ करे, बिना फालतू में चीजों को खराब करे। सर कितनी सुंदर सी बनावट है, जिसने भी इसको बनाया है कितना मेंटेन करके रखा है चीजों को। सर और हम आजकल कर क्या रहे हैं, अपनी पृथ्वी को खुद उजाड़ रहे हैं और मंगल की खोज, मंगल पर जीवन देख रहे हैं। सर तो मुझे हेलो दोस्तों, आज हमारे इस पॉडकास्ट में, आज हमारे इस शो में एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रुति दुबे। और श्रुति दुबे एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बहुत छोटी सी उम्र है। जब मैं इनका प्रोफाइल चेक कर रहा था तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया। ये फ्री में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। जो स्लम में बच्चे रहते हैं उनको फ्री में अपने घर पर क्लासेस देती हैं और बाहर क्लासेस देती हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजी गई हैं। भारत इंडियन गवर्नमेंट और यूनिसेफ की तरफ से चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड इनको मिल चुका है। पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और कई बार एफएम में, कई बार न्यूज़पेपर में ये छाई रही हैं। और सबसे और इसके बारे में अगर और इंट्रोडक्शन के बारे में दूं तो ये बहुत अच्छा कबड्डी खेलती हैं, बहुत अच्छी एथलीट हैं, डिबेटिंग कंपटीशन में जाती हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट पर काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी पोएट यानी बहुत अच्छी कवि हैं। तो अगर एक इंसान, एक छोटी सी उम्र के इंसान का इतना लंबा इंट्रोडक्शन हो तो डेफिनेटली उससे इंस्पिरेशन मिलना एक बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ, मैं बहुत मोटिवेट हूँ इनकी पर्सनालिटी से। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप लोग भी काफी मोटिवेट होंगे, काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे श्रुति दुबे से। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रुति, आज हमारे इस शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, मैं भी बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़कर। बहुत खुशी की बात है कि आप, बहुत दिनों से हम लोगों का ये शो जो है वो था, लेकिन किसी वजह से पोस्टपोन नहीं, हो रहा था। हाँ, पोस्टपोन हो रहा था। चलिए फाइनली आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रुति, यही सबके दिमाग में सवाल आता है, एक छोटी सी उम्र है आपकी, इतना लंबा इंट्रोडक्शन है आपका, तो आखिर मतलब कैसे इस उम्र में तो शायद लोग बस अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं, इवन कि अपनी लाइफ को भी सही से संभाल नहीं पा रहे होते हैं। आप कैसे कर लेती हैं, कैसे ये चीजें कहाँ से दिमाग में आती हैं, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, कौन है जो आपको मोटिवेट करता है या सेल्फ मोटिवेशन आता है, कैसे हो जाता है? सर मैं इस फिलॉसफी पर काम करती हूँ कि जहाँ भी आपको काम करने का अवसर मिले, आपको उस फील्ड में काम करना चाहिए। ये कोई बाउंडेशन नहीं रखना चाहिए कि हम एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं या फिर हम एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ कि हम अभी यूथ हैं, हम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमें जहाँ भी गंदगी दिखे हम वहां पहुंच जाए, वहां कुछ अच्छा करने लगे। तो सर बस मैं यही फिलॉसफी पे काम करती हूँ कि जो भी आप कर पाओ, आप किसी को पढ़ा पाओ आप पढ़ा दो, आप हंसा पाओ आप हंसा दो, आप किसी को इमोशनली कर सकते हैं सपोर्ट तो इमोशनली कर दें। आप जहाँ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो जो भी आपको सही लगता है आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं। बिल्कुल। श्रुति, आप फ्री में बच्चों को पढ़ाती हैं, मैं जहां तक जानता हूं कि आप शायद बहुत सारी बच्चों की लाइफ को आपने चेंज किया है। ये कैसा मोमेंट है जिसको आपने शुरू किया है अपने झांसी में, अपने अपने जिले में? ये क्या है और कैसे ये फ्री बच्चों को आप पढ़ाती हैं? किसी संस्था से जुड़कर पढ़ाती हैं या फिर खुद ये आपका इनिशिएटिव है? सर इसके पीछे एक बार मैं पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई करते करते मैंने, मतलब वैसे तो पता होता है कि केरला बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है उसका, तो एक दिन ख्याल में आया कि यार हमेशा केरला क्यों, क्यों उत्तर प्रदेश नहीं, क्यों झांसी नहीं। तो ध्यान गया कि यहाँ की फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा पीछे हैं कंपैरिजन टू केरला या त्रिपुरा ऐसी स्टेट्स के। तो माइंड में आया, तो मैं अपना प्रोजेक्ट लेके डीएम सर के पास गई। मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा मैं सोच रही हूँ, तो क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि आप अपने लेवल पे एक बार करके देखिए, इफ इट विल गो सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो जरूर हम इस चीज को देखेंगे। सर तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे किसी और के सपोर्ट की जगह एक लाख चलो रे गांधी जी की
जो फिलोसफी थी उस पे काम करना होगा। और मैंने सर एक दिन झांसी में जाकर बीएसए अधिकारी होते हैं उनके पास गई, मैंने उनसे एक लेटर पे साइन कराया, क्योंकि सर ऐसे तो किसी को भी अपने घर बुलाना, बच्चे आने में भी डरते और सब पेरेंट्स को भी कन्वे करना मुश्किल होता। तो सर उसी टाइम सर्व शिक्षण अभियान चल रहा था, तो मैं झांसी के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में गई, मैंने 1 हफ्ता लिया और मैं वहां जाके सबको स्पीच बोली। और वो सारे के सारे स्कूल्स गर्ल्स के, मतलब गर्ल्स इंटर कॉलेज थे। सर मैंने करीब सबको आधा आधा घंटा दिया, इस तरह से 1 हफ्ते चले प्रोग्राम के बाद मेरे पास 65 गर्ल्स हो गई, जो कि बहुत मतलब पिछड़े पिछड़े हुए बैकग्राउंड से थी। तो सर मैंने उनको जितना मैं पढ़ा सकती थी, सर मैंने सिलेबस सेंट्रिक तो उनको ज्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि उन्हें सिलेबस से ज्यादा जरूरत है लाइफ को समझने की, और एक गोल को उनको उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस क्या होता है और गर्ल्स की अहमियत क्या है, इन चीजों को समझाने की। सर मैं जहां भी जा सकती थी मैंने इसको लेके कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरे पास भी इतना मतलब रिसोर्स इकोनॉमिक नहीं था। कंडीशन इतनी हाँ, तो मुझे लगा कि एजुकेशन देना में मुझे कोई रिसोर्स नहीं लगेगा। मेरा अपना एक कमरा है, मैंने उस कमरे में 3 से 4 घंटे पढ़ाना शुरू किया। सर उसी दौरान मुझे पता चला कि एक लड़की ऐसी थी जो नहीं आ रही थी बार बार। तो उससे मैंने पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मेरी शादी है, मतलब उस बच्ची उसकी शादी थी, वो करीब 13 साल की होगी। तो सर ऐसे ऐसे मतलब एक्सपीरियंस भी देखने को मिले और उनके पेरेंट्स को कन्वे करने में बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन सर ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गर्ल्स आगे आई, वो कोशिश की उन्होंने, लेकिन सर हमारा ये, मैं सभी से विनती करना चाहूंगी जो भी ये देख रहा है, कि प्लीज आप गर्ल्स अपनी ताकत को समझें, वो जहाँ हैं जिधर भी हैं अपने एरिया से शुरुआत करें, खुद को भी एम्पावर करें और दूसरों को भी एम्पावर करें। बहुत मोटिवेटिंग बातें हैं श्रुति आपकी। श्रुति, मतलब सबसे बड़ी बात है लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से बचते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने से बचते हैं, लेकिन मैंने आप की बातें सुनकर जो जैसा महसूस हो रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटर करने के लिए अपनी पावर, अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आपको दी गई है बी द पीपल ऑफ इंडिया के तहत, तो उसको आप पूरा यूज करती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचकर अप्रोच करके और अपनी लोगों के सुधार के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग है और आपको और भी बहुत सारी पावर मिले, इस कम उम्र में भी आप ये सब कर पा रही थैंक यू हैं, सर। वाकई में बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों को सीखने की जरूरत है। डेफिनेटली जो लोग देख रहे होंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे पॉडकास्ट को पसंद करते हैं जहां पर आपकी जैसी पर्सनालिटीज आती हैं। अच्छा श्रुति, एक दूसरे पहलू पे आपके बात करते हैं। आपने लोगों को पढ़ाया, सारी चीजें पढ़ाई, आप पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिर इसके बाद आपने बीएड भी किया है, शायद आप पढ़ाने के ही टीचिंग फील्ड को ज्यादा पसंद करती हैं, इसलिए आपने बीएड भी किया, या फिर जॉब के लिए आपने ऐसा सोचा? सर मैं आपको इसमें हमें ऐसा कह सकती हूँ कि लाइफ में सर 12th होने के बाद लाइफ में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल में किस पाथ पर जाना है। तो सर मैंने ग्रेजुएट मतलब बीएससी ले लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का, लेकिन मेरा मन तो था कि अगर बाहर जाने का मौका मिले, तो फिर मैंने बीएचयू में एंट्रेंस दिया। तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एंट्रेंस में ही अपने घर से प्रिपरेशन की थी सर, 15-20 दिन जो भी मुझे टाइम मिला, और वो क्रैक हो गया। बट सर किसी कंडीशंस के कारण बाहर नहीं जा पाई। तो फिर सर ग्रेजुएशन में बीएससी कर रही थी मैं, तो उसमें तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सर उस टाइम स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, कि जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे किसी और फील्ड में अपने को दिखाने का, एक्सप्रेस करने का मौका मिल पाए। आफ्टर दैट सर फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आगे की एजुकेशन को कैरी ऑन करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। तो सर फिर मैंने उसके बाद एमए कंप्लीट किया। एमए के दौरान मैंने जॉब की और एक स्कूल में टीचिंग की, जिससे कि मेरे पास पैसे, जैसे ही मेरे पास पैसे हो गए, मैंने बीएड कर लिया दूसरी मध्य प्रदेश स्टेट से। और सर उसके बाद फिर अभी दोबारा एमए हिस्ट्री से कर रही हूँ अभी। बहुत अब आगे सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ओवरऑल आप, मुझे लगता है कि शिक्षा के ही क्षेत्र में जाना चाहती हैं, कुछ बदलाव, कुछ चीजें आप करना चाहती हैं। ऐसा क्यों है? शिक्षा के का क्षेत्र ही क्यों चुन रही हैं? क्यों एजुकेशन फील्ड ही चुन रही हैं? सर मेरा मानना ये है कि जो प्राइमरी मतलब जो बच्चा होता है, अगर एक टीचर जो होती है वही उसे पूरा मोड़ देती है। अगर उस बच्चे को छोटे में ही एक टीचर बिल्कुल अच्छे से बता दे कि उसे क्या करना चाहिए, क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, और उसे सही दिशा दे दे, अगर शुरुआत में जो एक छोटे बच्चे को, तो सर जो बड़े में इंजीनियर बनते हैं फिर वो करप्ट हो जाते हैं, रिश्वत लेने लगते हैं। सर हम
25 साल के इंसान को एथिक्स का पेपर यूपीएससी में पढ़ाते हैं, फिर उसको रटवाते हैं कि व्हाट इज सिंपैथी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। एक 5 साल के बच्चे को सिखाएंगे सर तो वो थोड़ा इजी बिल्कुल होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी इसीलिए बात। सर क्लियर। ये जो इथिक्स होते हैं ये बचपन से आते हैं। आप घर में बच्चे को बोल रहे हैं कि जाके अंकल से कह दो पापा घर पे नहीं है, और फिर बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो हमसे सच बोले। तो ये जी बड़ा मतलब हमारे समाज का ये बहुत बड़ा कह सकते हैं आयरनी है, कि जिसको लोग शायद नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि बच्चा हमसे सच बोले, लेकिन हमने पहले ही बच्चे को झूठ सिखाया हुआ होता है। तो वो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं सर। वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। सही, बिल्कुल सही, इस चीज को मैं हाँ, बहुत अच्छे सर से मानता हूँ। शिक्षक जो होते हैं वो समाज के कहीं न कहीं समाज को मोड़ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बिल्कुल अगर हम बिल्कुल वहीं से चीज़ें सही कर लें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रुति, आप चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजी गई हैं। आपको स्टेट साइंटिस्ट चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। क्या यस सर। प्रोजेक्ट था आपका जिस पर आपको ये सर अवार्ड दिए गए हैं? सर एक्चुअल में क्या था कि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली, इसमें हर एक स्कूल का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, टीम रहती है। सर तो हमें उस टाइम ये फील हुआ कि हम गाँव में चूल्हे होते हैं, चूल्हों का धुआँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो सर हम लोगों ने यही एक टॉपिक रखा था कि अगर हम चूल्हों की जगह पे सोलर गैसेस का यूज़ करवाएँ, सोलर प्लांट्स का इन सब का यूज़ करने दें। और सर उस टाइम में 2013 में ये वाला प्रोजेक्ट एकदम नया था। सर तो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट करने की कोशिश की अपने लेवल पर, गाँव-गाँव जाके सर्वे किया, महिलाओं को बताया और जिनको भी हम बता सकते थे उनसे बात की। यहाँ तक कि झांसी के कई डॉक्टर से मिलके चूल्हे से होने वाली बीमारियों के बारे में पता किया और लोगों को भी इस बारे में अवेयर किया, जिससे कि महिलाएँ जिनका जीवन खतरे में पड़ता है, वो बच सकें। सर तो यही प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट हुआ, फिर स्टेट पर सिलेक्ट हुआ, फिर सर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और सर फिर हमें ये पुरस्कार मिला। बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपको जो व्यूवर्स नहीं जानते हैं, ये जो चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो श्रुति को मिला है। ये नेशनल चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड है, और ये साल में एक बार ये प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा सकते हैं, वो हर साल के थीम डिसाइड होती है। और ये जो है विज्ञान प्रसार एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसको स्पॉन्सर करती है। और भी गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये सारे स्पॉन्सर करते हैं। और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो उनकी मतलब वो किसी की कॉपी नहीं कर सकते, उनका वो अपना जो प्रोजेक्ट यूनिक। होता है जिस पर वो साइंटिफिक काम करते हैं वो उनका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होता है, और इससे पहले किसी ने उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया होता है। मतलब ये बहुत ही ओरिजिनल प्रोजेक्ट होता है जिस पर ये अवार्ड दिए जाते हैं, और इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड ये माना जाता है। और जब बच्चा चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड में सेलेक्ट होता है और अगर उसको नेशनल अवार्ड विनर होता है वो, तो उसको नेशनल साइंस कांग्रेस, जो भारत की सबसे बड़ी साइंस कांग्रेस होती है, जो साल में एक बार होती है और 100 साल से ज्यादा पुरानी है वो, तो उसमें लोगों के उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ और दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों के साथ पार्टिसिपेट करने का और उसमें जाने का मौका मिलता है। तो जो भी 9 से 14 साल या उससे भी छोटे बच्चे अगर इस उम्र के बच्चे अगर देख रहे हों, तो वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछेंगे तो हम उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, जहाँ पे श्रुति ने ये अवार्ड जीता है। और श्रुति, मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस अवार्ड में मैं 3 बार जो है वो नेशनल अवार्ड विनर रह चुका हूँ। तो इसलिए मुझे इसके बारे कांग्रेचुलेशन में सर। काफी आइडिया रहा है। और 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक इंडिया में सिर्फ मतलब मुझे ही शायद उस वक्त तक अवार्ड मिला था, जो 3 लगातार सालों सर तक रियली इसमें गया था। तो उसके बारे में मुझे मेरे 3 प्रोजेक्ट थे, फिर बाद में वो कुछ प्रोजेक्ट जो है मेरे इंटरनेशनल लेवल पर भी मतलब गए थे। सिलेक्ट हुए। थोड़ा था सेलेक्ट हुए थे, तो थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया था, इसलिए मैंने लोगों को भी इसके बारे में बता दिया। तो श्रुति, आगे बढ़ते हैं। श्रुति, एक आपके जीवन के 2 पहलू, आप लोगों को शिक्षा देती हैं, खुद भी बहुत शिक्षा के प्रति प्रेम है, साथ ही साथ आप साइंस में आपने अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड जीता हुआ है, चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड जीता हुआ है। आप एक डिबेटर भी हैं, ठीक है, डिबेटर भी हैं, काफी डिबेट्स में आप मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये जो डिबेट है इसका शौक कहाँ से आया, और साथ ही साथ ये डिबेट कैसी डिबेट करना आपको पसंद है?
सर शौक तो ऐसा था कि क्लास 5th में एक बार टीचर ने ऐसे ही बोला कि आप आके कुछ बोलिए। तो सर पता तो कुछ नहीं था, तो बस जो अच्छा लगा उन्होंने कहा आप अपना नाम बोल दीजिए स्टेज पर। तो उस टाइम तो सब क्लास 5th में बहुत छोटे से बोल दिया। लेकिन सर जब एक बार मैंने देखा कि 26 जनवरी पर बड़े-बड़े मतलब मेरे स्कूल में कुछ लोग आए हुए थे, जिन्होंने कुछ बोला और तालियाँ बजीं। सर वो तालियाँ शायद एक बार मुझे लगा कि इनके लिए बज सकती हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं? सर बस वहीं से ये 6 क्लास के 26 जनवरी के बाद से मैंने शुरू किया। हालाँकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि पहली बार जब 26 जनवरी पर मैंने अपना स्पीच बोला था, तो आज भी मुझे याद है मैं सॉरी के सिवा कुछ नहीं बोल पाई थी। और सॉरी बोलकर वहाँ से मैं बड़े गर्व के साथ आई थी और मुझे तालियाँ मिली थी सर उस दिन भी। तो मतलब मुझे लगा कि सॉरी बोल के मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सर समय के साथ समझ में आया कि मुझे क्या और करना है। और सर मैं कल ही एक स्पीच करके आई हूँ जो कि झांसी में डीएम सर और ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनके सामने हुई है। और सर इसमें मुझे 4 लोगों को मौका दिया गया था। तो सर फर्स्ट नंबर पे मेरी स्पीच थी, सेकंड नंबर पे डीएम सर की स्पीच थी, थर्ड नंबर पे कमिश्नर की स्पीच थी और वाह। फोर्थ नंबर पे सर वहाँ के एक हमारे मेडिकल कॉलेज के जो बहुत बड़े कोई डॉक्टर होंगे उनकी स्पीच थी। सर बहुत तो इट बढ़िया, वाज़ बहुत बढ़िया। वेरी प्राउडी मोमेंट कि जब हम्म। इन सारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में पहले नंबर पे मुझे बोलने का मौका मिला और सर मुझे सर्टिफिकेट मिला तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा। और मैं अक्सर देखता रहता हूँ न्यूज़पेपर्स में और एफएम रेडियो पर और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे आपकी लगातार तस्वीरें और लगातार आपके किए गए काम जो हैं वो लगातार जो है वो मीडिया जो है कवर करती रहती है और उस मीडिया कवरेज को मैं रेगुलर देखता हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ऐसा ऐसा मतलब सम्मान आपको मिला। खेल में भी आपका शौक है, खेल में भी आपका शौक है, कबड्डी आप खेलती हैं, कबड्डी में शायद सर कबड्डी, आपने। वॉलीबॉल। हम्म। हाँ, सर ये तो बिल्कुल एट रैंडम था, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि मैं स्पोर्ट में तो मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन सर हुआ क्या कि मैं स्पीच करती थी हमेशा, स्पीच और डिबेट। सर तो मैं अपने कॉलेज की जब बेस्ट मतलब मैंने स्पीच दी, तो उसके बाद स्पोर्ट्स वाले सर को लगा कि मैं एज़ अ मोटिवेटर उनकी टीम में काम कर सकती हूँ। तो सर उन्होंने मुझे आगरा भेज दिया इसके लिए कि आप इसमें काम करिएगा। बट सर लोगों के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस अच्छी कराई क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी। तो सर धीरे-धीरे मुझे वहाँ पे स्टेट खेलने का मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद स्टेट लेवल में मैंने कबड्डी खेली सर फैज़ाबाद में। सर ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब आइडिया नहीं था ये भी हो पाएगा, लेकिन सर पता नहीं बस करते चले गए और होता चला गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब हर फील्ड आपके पास है, मतलब आप सारी चीजें करती हैं। मतलब बहुत अच्छी कविताएं, आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। जैसा कि और आपकी कविताएं लगातार जो है वो मीडिया में छपती भी रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी रहती हैं, न्यूज़पेपर में भी छपती रहती हैं। कैसी कविताएं लिखने का शौक है? सर सबसे पहले इंस्पिरेशनल जो होती हैं वही मुझसे हम्म। ज़्यादा निकलती हैं। सर हम्म। मेरी साथ होता क्या है कि जो मन में आया वो एट रैंडम लिख दिया। उसके बाद सर वो मुझे भी याद नहीं रहता कि ये मैंने ही लिखा है। मतलब मैं खुद कभी-कभी सोचती हूँ कि अपनी कविता मुझे ही याद नहीं है मैंने लिखी है। ऐसा बहुत बार हुआ। तो सर जो इंस्पिरेशनल कविताएँ होती हैं वो अपने आप निकल जाती हैं। और सर जैसे एक गाना था रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। सर जिस दिन मैंने ये गाना सुना, इसकी 2 लाइन मैंने लिखी रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, काँटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के। तू देखना एक दिन ऐसा आएगा, जमी के आगे भी आसमां सर झुकाएगा। सर तो वाह। वो 2 लाइन के बाद अपने मन से जो लाइनें बनती नहीं तो सर 20 लाइन की कविता थी और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मैंने बोली और सर मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला है वहाँ पे। ये एट रैंडम था और सर अच्छा लगा तो बस उसके बाद फिर पोएम्स का काफ़िला भी शुरू हो गया। हाँ, 200 से ज्यादा पोएम्स आप लिख चुकी हैं अभी तक हाँ, और साथ ही साथ आप और न्यूज़पेपर्स में लगातार आपकी छपती रहती हैं। कोई हाँ, ऐसी पोएम, यस सर। कोई ऐसी इंस्पिरेशनल पोएम जो लोगों को मोटिवेट कर सके, हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट कर सके, वो हमें जरूर सुनाइए। सर पोएम तो मुझे एट रैंडम सच में याद नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल सर आपको वही बता रही हूँ। सर कुछ लाइनें तो सर मैं एक एक सुनाती हूँ। अनमोल सा शिखर है, तू बढ़ता चला जा, तू चढ़ता चला जा, तू चढ़ता चला जा। शिखर की कहानी होती है अलग अंदाज में, तू अपने कदमों से अपनी कहानी लिखता चला जा। बहुत बढ़िया। सर मतलब तो मैं पोएम्स जी, मैं पोएम्स कभी इस पर्पज़ से मैंने कभी नहीं लिखी कि वो मुझे याद रहे ऐसा कुछ। सर एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपनी एजुकेशन की फ़ील्ड में।
तो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि मैं अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस करूँ। कभी-कभी सर ऐसा होता है कि हम एक्सप्रेशंस नहीं कर पाते। तो सर मैंने अपनी बस पोएम के थ्रू अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू किया, और लिखने के बाद मुझे खुद ही सर बहुत ही कम याद रहता कि मैंने लिखा क्या था। लेकिन उसको कहीं पर आप कलेक्ट करती हैं, आप कहीं पर उसको इकट्ठा करती यस हैं। सर, बिल्कुल सर। हाँ, वो मेरी एक पूरी कॉपी है, और बाकायदा उस कॉपी में एक-एक चीज़ डेट के साथ, टाइमिंग के साथ नोट रहती है। क्योंकि सर मुझे डायरी राइटिंग की भी हैबिट है क्लास 9 से, तो मैं अपनी हर दिन कुछ ना कुछ अपनी डायरी भी नोट करती हूँ। पोएम्स की भी है, सर ऑटोबायोग्राफीज़ की एक अलग कॉपी है। मतलब सर ये कॉपीज़ तो मेरी अलग मेंटेन रहती हैं, जिससे कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं खुद के लिए कुछ उसमें कर पाऊँ। कर पाऊँ। तो इसका इसका अगर जब जैसे आपकी 200 से ज़्यादा कविताएँ आपकी हो चुकी हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कभी न कभी ये किताबों के रूप में नज़र आएगी, एक कविता संग्रह के रूप में नज़र आएँगी। सर अभी तो मैंने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, अगर सर आगे जाके सबको सच में पसंद आई और इससे सबको सोसाइटी को फ़ायदा हो, तो श्योर सर, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल सर हो तो अच्छी अच्छी बात है। नहीं, सोशल मीडिया पे आप अपनी कविताएँ डाल सकती हैं। जैसे अपने फ़ेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर आप सोशल मीडिया पे अपनी कविताएँ जो हैं, जो आप लिखती हैं, उसे रेगुलर डाला कीजिए। तो तभी तो लोगों को पसंद पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर पसंद आना, ना आना एक अलग चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके दिल से निकली हुई चीज़ है और कहीं न कहीं किसी के दिल तक पहुँचनी चाहिए। तो वो चीज़ ज़रूर आपको आपकी जो 2-4 लाइनें जो भी आपने सुनाई वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये चीज़ें किसी की हो सकता है किसी के दिल पे पहुँच जाएँ और किसी के दिल को इंस्पायर कर सकें, किसी को मोटिवेट कर सकें। तो मुझे जी, लगता जी है कि सर। आपको इस संग्रह को जो भी इसको संग्रह को छपवाना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम सोशल मीडिया पे तो आपको डालना ही चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे मुतासिर हो सकें, आपसे मिल सकें, आपकी बातों को सुन सकें, आपके अनुभवों को से सीख सकें। जी सर, आपकी बात को फॉलो कर। एनवायरमेंट जी, एनवायरमेंटलिस्ट मानती हैं आप अपने आप को। कैसा एनवायरमेंट पर आपका क्या काम रहा है, जो बहुत ही डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है? सर ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मतलब मैं अपने आप को एक एनवायरनमेंटलिस्ट मानती हूँ, लेकिन हाँ, कोई नेचर के साथ छेड़छाड़ करे, बिना फालतू में चीज़ों को खराब करे। सर कितनी सुंदर सी बनावट है, जिसने भी इसको हुँ। बनाया है, कितना मेंटेन करके रखा है चीज़ों को। सर और हम आजकल कर क्या रहे हैं? अपनी पृथ्वी को खुद उजाड़ रहे हैं और मंगल की खोज, मंगल पर जीवन देख रहे हैं। सर तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा अजीब है, जब यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है, तो उसको उजाड़ें क्यों? और अगर हम एक नया पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कि हज़ारों लगे हुए हैं, उनकी ही सुरक्षा कर लें। तो सर मेरा यही एक है कि अगर मैं कुछ नया नहीं कर पा रही, तो जो पुराना है उसी को सँजो कर बहुत प्यार से रख सकूँ। सर इसमें मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगी, जिसने मुझे अभी तक यहाँ तक सपोर्ट किया है। क्योंकि सर एक बात है कि कभी भी आपकी सफलता में आप अकेले नहीं होते। मैं सोसाइटी के हर एक मेंबर को, हमारे फ्रेंड्स को, मेरे स्टूडेंट को और सर आपको भी, सर सभी को ये कहना चाहूँगी, आप लोगों ने हमेशा इंस्पायर किया है, सपोर्ट किया है और आज जहाँ तक भी जो भी कर पाई हूँ, भले ही वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक कदम काफ़ी होता है। और कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए पहला कदम ही सबसे बहुत ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहला कदम तो बढ़ाइए। बहुत सारे लोग तो सिर्फ़ बिल सोचते ही रह जाते हैं, अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। बहुत अच्छे जी, विचार बहुत लोगों के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग बेहतरीन काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कदम नहीं बढ़ा पाते। शायद कुछ कारण होते हैं, कुछ स्वाभाविक कारण होते हैं और कुछ कहीं बिल्कुल। हेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन आप कदम सर बढ़ाती हैं, ये बहुत ही जी। ज़बरदस्त बात है। सर जैसे हमेशा लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, हर्डल्स होते हैं। सर तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी जब तक है, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल बने रहेंगे बिल्कुल। और ये तो रोज का है। लेकिन आपको अपने काम करने के लिए उठना होगा, करना होगा और हर्डल्स आए तो वो आने देते हैं, देखते हैं वो हमारा क्या करते हैं। सर जब मुझे पैसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो मैं एक दिन उठकर गई, 2 कॉलेजेस में मैंने डिसाइड किया इन 2 कॉलेजों में अपनी फीस दूँगी। अगर लोगों ने मेरा सपोर्ट किया तो ठीक, नहीं तो वो मुझे वहाँ से भगा देंगे। मैं अपनी साइकिल लेकर सर वहाँ चली गई। सर 1 घंटे बाद जब वहाँ से आई तो मेरे हाथ में 3,500 रुपए थे। सर मैंने उन 3,500 रुपए से गरीबों के लिए कंबल खरीदे और वो बच्चियाँ थी सर जो कि 16 साल से करीब-करीब 20 साल की एज की होंगी। तो सर
लोग कहते हैं कि सब सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, गलत कहती है। सर मुझे लगता है सब में कमियाँ हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझ में भी 1000 कमियाँ होंगी, लेकिन सर किसी में एक अच्छाई तो होगी। चलो हम वो एक अच्छाई ढूँढें और सब साथ मिलके काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मतलब रियली आपके जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गूज़ बम्प दे रहे हैं मुझे, रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को सीख रहे हैं। जितने लोग देख रहे होंगे इस शो को ज़रूर आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे। वाक़ई में श्रुति, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को, इस धरती को। और सही बात है, हम पहले मंगल पर जाने के बाद तो हम कर ही लेंगे, मंगल भी जीत लेंगे, चंद्रमा पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इस देश को, इस दुनिया को तो पहले बचा लें, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी आप किस सर्व शिक्षा अभियान या किस तरीके से शिक्षा के अभियानों से जुड़ी हुई हैं, और अभी किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपने बच्चियों के लिए, जो गरीब बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए कैसे आप डेवलप कर रही हैं, और उसके लिए क्या किसी तरीके की सपोर्ट की आपको जरूरत है? अगर हम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और अगर झांसी में रहने वाले जो लोग भी हैं या बाहर से भी जो लोग भी श्रुति को सपोर्ट कर रहे हैं इस नोबेल कॉज के लिए, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप श्रुति को जरूर सपोर्ट करें। इतना नोबेल कॉज के लिए काम कर रही हैं, तो श्रुति उस अभियान के बारे में बताइए लोगों को, जिससे कि लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। सर जैसा कि आपने बताया कि सर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सुन के बस एक काम करें, वो जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, सर वहाँ से वो उठें और वहीं के लोगों को, सर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम अपने आस-पास देखें, सर जैसे अगर कोई एक लड़की है, वो छोटी है, मान लीजिए 12th क्लास की है, सर वो उठे और 11th क्लास की बच्ची, 10th क्लास की बच्ची, 6th क्लास की बच्ची, जिसको भी वो देखे, मज़दूर के बच्चे हों या जिनको भी, उनको वो शिक्षा दे दे। सर ज़रूरी नहीं कि हर समय हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के को मतलब पैसों से ही दूसरों की मदद करें। सर कोरोना टाइम में मैं एक बच्चे से मिली जिसको MPS 1 डिसीज थी, मुझे इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं रहता, बहुत बड़ी डिसीज है सर, ये बहुत रेयर है। और इसका खर्चा सर मैंने मतलब भोपाल एम्स में फोन लगाकर देखा, दिल्ली के एम्स में फोन लगा के बात की, कुछ डॉक्टर से बात की, जहां मैं अपना कर सकती थी मैंने बात की। सर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की। सर इसका खर्चा करीब करीब 1.5 करोड़ आ रहा था। सर ये कोई अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी लाइफ की गारंटी नहीं थी। सर मैंने एक चीज देखी कि उस बच्चे को दवाई से ज्यादा इमोशनली सपोर्ट की जरूरत थी। सर उसे 1000 लोग बोल चुके थे कि अब वो मरने वाला है। सर उसको एक चाहिए था कोई जो उसे बोल पाए कि नहीं तुम मरोगे नहीं, तुम सही, तुम्हारे पास भी राइट है जीने का, तुम जियोगे, तुम चिंता मत करो। सर मैं उसको शायद झूठी सांत्वना दे रही थी, लेकिन सर आज उसकी जो सिचुएशन है, सर शायद उसको इमोशनली सपोर्ट उसकी दवाई बन गई। आज भी सर वो शाम को जब फोन लगा के बात करता है तो वो हंसकर बात करता है। सर ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और सर जो कुछ डॉक्टरों से ये पता चला है कि इसकी कंडीशन पहले से ठीक है, भले वो चल उठ नहीं पा रहा, पर उसकी चेहरे पे जो शाइन आई है और अब जो बात करने में उसकी लड़खड़ाहट हट गई है, तो सर मुझे लगा कि सबसे बड़ी दवाई इमोशनल है। सर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली मेंबर को निगलेक्ट कर देते हैं, दुनिया की खोज में निकल पड़े हैं और घर को तो हम भूल पड़े हैं। तो सर हम अपने घर में बैठे हुए ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और सर चलिए अपनी माँ को ही भूल जाते हैं। हम सर दुनिया में की अपनी चिड़चिड़ाहट घर पे उतार देते हैं और सोचते तक नहीं कि वो माँ भी हमारा सुबह से इंतजार कर रही है। तो सर मैं कहूंगी घर से शुरुआत करो, पेशेंस रखो, खुद को पेशेंस फुल बनाओ। और सर अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो एक बार किसी एक आदमी ने एक संत से पूछा कि मैं दुनिया में अपना योगदान देना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, पैसा दूं, क्या दूं? तो संत ने कहा तुम खुद को बहुत अच्छा इंसान बना लो, बाकी अपने आप सब हो जाएगा। तो मैं बस यही कहूंगी, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ, अपने आप को इतना बेस्ट बना दो कि अपने आप चीजें लाइन पर आ जाएंगी और सारी चीजें अच्छे से होने लगेंगी। तो सर मैं बस अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, यदि आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन पैसे से मत करिए, आप सिर्फ अपने विचारों से करिए। आपके विचारों को ऐसा बनाइए कि वो दुनिया में आप जहां भी निकलो वहां पे रोशनी दे सकें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही बात है। सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो सेल्फ से होती है, अपने आप से होती है। हम अगर अपने आपको मदद कर सकते हैं, हो सकता है थोड़े से पैसे दे दें, थोड़ी सी चीजें दे दें, आप 2 बच्चों को पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर हमारे आसपास के बच्चे, हम चाहें तो ये ना करके हम अपने आसपास के कुछ गरीब बच्चों को अपने घर पे बुलाकर
उनको किसी तरीके से मदद कर सकते हैं, उनके शिक्षा में मदद कर सकते हैं, उनके पास जो ज़रूरत के सामान नहीं है उनसे मदद कर सकते जी हैं। सर। वाकई में श्रुति ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। फिर भी अगर आप किसी तरीके का अगर सपोर्ट लोग आप जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रही हैं, अगर या फिर जो भी आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं, जो लोग भी श्रुति को सपोर्ट करना चाहते हैं, श्रुति का जो सोशल मीडिया कांटेक्ट है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। आप श्रुति से अप्रोच कर सकते हैं। श्रुति के विचारों से तो नो डाउट आप इंस्पायर होंगे भी, लेकिन इंस्पिरेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी इकोनॉमिकल या फिर फिजिकल या इमोशनल नीड होती है ऐसे बड़े कामों को करने के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो श्रुति की मदद करना चाहेंगे। तो सोशल मीडिया कांटेक्ट मैं श्रुति का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर श्रुति से कांटेक्ट करें। श्रुति बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वाकई में इनकी बातें तो सुनकर लगता है कि बस उनकी बातें सुनते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें करती हैं और बड़ा मतलब अब क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए बहुत ही थैंक यू सो मच जबरदस्त, सर। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी बातें। तो घर के लोग सपोर्ट करते हैं ये सारे काम करने में? घर का कैसा सपोर्ट है, या रिश्तेदारों का कैसा सपोर्ट है, दोस्तों का कैसा सपोर्ट है आपके इस काम में? सर इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आधे घर वालों को तो ये पता नहीं है कि मैं यहाँ आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अरे वाह। बड़ा छुप कर और बस मम्मी को बताकर चुपचाप से बैठ गई हूँ। बाकी कोशिश कर रही हूँ कि ये जब खत्म हो तभी सब लोग आए घर में, उससे पहले कोई आए नहीं। और सर इसके पहले मैं जब भी डीएम के पास गई, एडीएम सर के पास गई, एसडीएम के पास गई या किसी ऐसी जगह स्लम एरियाज में गई, आज तक मैं कभी किसी को बताकर नहीं गई, क्योंकि अगर बताकर जाती तो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाती। सही तो बात है। बस अपनी माँ को बोलकर जाती हूँ। और सर एक चीज सोच कर जाती हूँ कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। सर एक की जो मतलब विशेषता होती है ना, एक में जो ताकत होती है ना सर, वो पूरी सरकार हिलाने की ताकत होती है। सर जो एक की ताकत है ना वो बहुत बहुत मजबूत है। तो सर मैं अपने आप को एक मानती हूँ और मैं सोचती हूँ करके देखते हैं, आज सफल होंगे तब भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और सफल हो गए तो फिर सर बात ही अलग है। तो मैं सर सफलता असफलता को साइड में रखते हुए अपने करने के प्रयास को मैं सोचती हूँ कर दो, बाद में जो होना होगा तो हो जाएगा। सर तो वैसे सबकी ब्लेसिंग्स तो मिलती ही हैं, लेकिन सब ब्लेसिंग्स तब मिलती हैं जब काम हो जाता है। उसके पहले अगर किसी को बताते हैं तो सर वो तो घर में बंद हो जाते हैं। फिर तो बिल्कुल। निकलना मुश्किल होता है। हमारे समाज की आयरनी है श्रुति की, हम समाज सेवा करता हुआ एक इंसान दूसरे का बच्चा या दूसरे का बेटा या बेटी जो है समाज सेवा करता हुआ हमें बहुत अच्छा लगता है, और उसके नाम पर हम अपने घर के बच्चों को डांटते हैं कि देखो उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अपना बच्चा खड़ा होता है कुछ बड़ा करने के लिए, कोई समाज सेवा करने के लिए या कोई चीज लीक से हट करके करने के लिए, तो हमारे ही पेरेंट्स सबसे पहले रोकते हैं कि तुम बहुत बड़े समाज सेवक बन रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, और सबसे पहले वही हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। तो सर ये एक बड़ी जी आयरनी है हमारे समाज की। बहुत सारे, सबके साथ नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे मिडिल क्लास या ऐसे जो हमारे यहाँ एक क्लास बांट दिया गया है, उसमें अगर हम लोग बात करें ज्यादातर इंडिया में मिडिल क्लास ही रहता है। तो उस समाज में पेरेंट्स यही चाहते हैं कि दूसरे का बच्चा समाज सेवा करे और सब वो हम अप्रिशिएट करें, लेकिन अपना जब शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वो उसको रोकना शुरू कर देते हैं। वो क्या सर किया जाए तो वो मैं इस चीज उसके लिए। हाँ जी सर। सर मैं इस चीज को इस तरह पॉजिटिवली लेती हूँ कि सर वो उनकी थिंकिंग और थॉट भी गलत नहीं है। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उन्होंने जो परेशानियां झेली हैं वो आगे उनकी बच्चा ना झेले, और कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल। बच्चा एक अच्छी सी लाइन लेके सेटल हो जाए। तो सर उनकी बात पॉजिटिव है, मैं उनके व्यू को सुनती हूँ। लेकिन सर सुनना अलग है और जो हमें करना है वो हमें करना है। तो सर उनकी 40 से 50 साल की उम्र में उन्होंने ये थॉट बनाई है, सर उनका माइंड उस चीज को पकड़ चुका है। तो सर अगर हम उन्हें समझाने निकलेंगे कि नहीं ये सही है, हम भी एग्जाम्पल बनेंगे, आप पड़ोसी का एग्जाम्पल देते हैं, हमारा एग्जाम्पल दीजिए, सर इन सब में कुछ नहीं रखा है, करके रिजल्ट लाके कुछ अच्छा हो जाए। तो सर बस वही करते जाते हैं। और सर रही बात इस चीज की कि जो पेरेंट्स का मानना होता है कि एक सेटलमेंट मिल जाए बच्चों को, तो सर मैं सोचती हूँ कि उनकी बात भी सही है। तो सर साइड में वो भी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक कुछ समझ में नहीं आता है तो सर इस दिशा में भी आगे बढ़ ही रहे हैं। तो सर ये तो खट्टी मीठी सी यादें हैं और थोड़ा सा संघर्ष सर, जहाँ
प्यार होता है ना, वहाँ संघर्ष होता है। यदि मुझे समाज सेवा करके खुशी है, इससे मुझे प्यार है, तो सर अगर माँ-बाप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये संघर्ष भी प्यारा ही है। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं सर, मैं इसको कभी नेगेटिव नहीं मानती। मुझे तो बड़ा बहुत अच्छा अच्छा। लगता है। हर चीज में आप पॉजिटिविटी लेकर आती हैं और ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज्यादा। बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे, मैं खुद भी अपने आप को भी बड़ा मतलब आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, लेकिन आपकी बातें जो हैं वो एक एक जैसे कहते हैं कि हर चीज में पॉजिटिव नजरिया लाना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बात है एक इंसान की, और वो खूबसूरती आपके अंदर है श्रुति, और इसे बचा के थैंक यू सो रखिएगा। मच ये सर। समाज जो है, ये दुनिया जो है, बहुत मौके पे आपको झकझोरेगी, परेशान करेगी, लेकिन आपको इस खूबसूरती को बनाए रखना है। तो श्रुति, बहुत सारी बातें हुई हमारी आपकी, और बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी की चीजें पता चली हमें, और शायद जिस तरीके से भी कभी भी हम लोग कभी भी किसी भी लायक हुए आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए, तो हम लोग हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। और आप इसी थैंक तरीके यू से सो काम मच सर। करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। और आपने बहुत ज्यादा, मतलब आप वाकई में एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिससे जो वाकई में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, इस दुनिया में। तो आप इस तरह से लगातार काम करती रहिए, और हमारी और हमारे व्यूवर्स की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बनी हुई हैं। और किसी भी तरीके की मदद अगर हम लोगों से हो सकती है तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए। बहुत ही मोटिवेशनल रहा ये जो हमारा सेशन था, हमारा ये जो पॉडकास्ट था। अभी तक जो भी पॉडकास्ट हमारे हुए हैं वो वाकई में बहुत मोटिवेशनल होते हैं, और हमारे पॉडकास्ट का ये एम भी है कि ऐसे ही लोगों को हम अपने समाज से बुलाएं, इस पॉडकास्ट में उनसे मुलाकात करें, उनसे उनकी बातों को सुनें, और उनकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचें। तो श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल हुई, हमसे बात की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनसे मैं बार बार कहूंगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। श्रुति की बातें वाकई में आपको इंस्पायरिंग लगी, मोटिवेशनल लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ श्रुति को सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच श्रुति, आपने हमें ज्वाइन किया।